विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और एनडीए के अहम बैठक के बाद से भारत में 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। 26 दल इंडिया के साथ हैं, जबकि एनडीए में 38 दलों की भागीदारी है। लेकिन इन 38 दलों में शिवसेना और एनसीपी पर पेच फंसा हुआ है। इन सबके बीच कई ऐसे खास चेहरे भी हैं जो सियासी कैलकुलेशन के लिहाज से मायने रखते हैं। मसलन बसपा सुप्रीमो प्रमुख मायावती का उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर प्रभाव है और दलित वोट पर उनकी पकड़ मानी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, तो स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो दल बच गए हैं एनडीए और इंडिया के बाद के, उनकी राह क्या होगी, उनकी सियासी डगर क्या होगी। इसी मसले पर आज हम बातचीत करेंगे और इसी मसले से जुड़े हमारे कुछ सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखे जाए। और ये सवाल इस तरह है कि बीएसपी, जेडीएस, एसएडी, बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआरसीपी, आईएनएलडी, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ, ये जो सभी दल हैं, इनकी भूमिका 2024 के लिए क्या रहने वाली है, इन पर अब सियासी पंडितों की नजरें टिकी हुई हैं। एक सवाल यह भी कि क्या मायावती, कुमारस्वामी, केसीआर, सुखबीर बादल आखिरी कार्ड खुलने के इंतजार में है? क्या बीजेपी इन दलों को विपक्ष से दूर रख पाने में कामयाब रहेगी 2024 के चुनाव तक? मायावती ने एक ताजा टिप्पणी में कहा है कि दोनों धड़ों से दूर रहने में ही अपनी भलाई है। इस टिप्पणी के, मायावती की ताजा टिप्पणी के क्या मायने हैं, ये भी स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश करेंगे अपने विशिष्ट पैनल के साथ। तो हमारे जो विशिष्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आइए दर्शकों से उनका परिचय करवाते हैं और स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत भी कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं हरी जोशी सर, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ कमलप्रीत कौर भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रही हैं पंजाब से। कमलप्रीत मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे स्ट्रेट टॉक में। लेकिन शुरुआत में हरी सर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मायावती की ताजा टिप्पणी आई है कि ना एनडीए ना इंडिया, हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वो पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ने की बात कर रहे हैं और कुछ गठबंधन की भी बात करें, लेकिन ये गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों के साथ नहीं होगा। मायावती की राजनीति पिछले 9 वर्षों के दौरान जिस तरह की रही है, हरी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज के स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये स्वाभाविक है और उनसे यही अपेक्षा की जाती थी कि उनका जो स्टेटमेंट आएगा वो इसी तरह का होगा। और वो पहले भी कह चुकी हैं कि वो एकला चलोरे वाली उसमें राजनीति में चलेगी। दरअसल आप अगर देखें तो मायावती वर्तमान स्थितियों में केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत कहीं नहीं जा रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं जी। वो एक जैसे कि जिन्न जो है वो उसकी जान तोते में थी, एक किस्सा है, उसी तरीके से कुछ मायावती और केंद्र का रिश्ता है इस वक्त। वो इस तरह से कुछ कारणों से अब वो जानती होंगी, आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूं, उसे स्पष्ट करने की जरूरत भी नहीं है जी। तो वो इस तरह फंसी हुई है कि वो इधर उधर हिल नहीं सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक मायावती ने कई गठबंधनों में हिस्सा लिया, भाजपा के साथ गठबंधन किया, राखी बांधते थे भाजपा के लोग उनको जी। फिर उन्होंने बहन को छोड़ दिया, तो उसके बाद उनका मुलायम सिंह से भी रहा और फिर क्या स्थिति रही, बाद में अखिलेश के साथ हुआ। तो देखिए, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आज की स्थिति में वो चाहें भी, क्योंकि ये बात तो तय है कि मायावती अकेले अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। ये चुनाव मायावती के लिए द एंड होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं जी। और कोई अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें मेयर की 11 सीट हैं। 11 सीटों में हम ये मानकर चल रहे थे कि आगरा की एक ऐसी सीट है जहां पर उनके मतदाताओं का बाहुल्य है, वो सीट जीत जाएंगी। लेकिन लास्ट राउंड आते आते कुछ 100 वोटों से या 1000 वोट से वो वहां भी हार गई और बीजेपी ने टोटल 11 की 11 सीटें जीती जी। मुलायम, अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी भी वहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई और कांग्रेस का तो कोई उत्तर प्रदेश में कल्पना ही नहीं करता था कि उसका कोई खाता खुलेगा।
और वैसे जब वो सत्ता में रही है तब भी उसने नगर निगमों के, निकायों के, पंचायतों के चुनावों को कोई महत्ता कभी ज्यादा दी नहीं जी। और मायावती भी कमोबेश उससे दूर रहती हैं। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि मायावती के पास टोटल वोट कितना है। उनके पास 7 से 8% का कोर वोटर है जी, जो एक दलित समुदाय की एक जाति विशेष से आता है और उसको कुछ लोग 12% कहते हैं, कुछ लोग 14% कहते हैं। अब उसका कुछ भी मान ले, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या ज्यादा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो कम है। इतने ऐसे नहीं है जैसे मेरठ में अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग वो करती रही है तो वो ये इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करती थी कि एक मुस्लिम को कैंडिडेट को वोट दे दिया, 40% यहाँ पर मुस्लिम है, प्लस उसमें उनका वोट जुड़ गया तो वो आराम से सीट मायावती की निकल जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, वो उससे दूर चला गया और वो समाजवादी पार्टी से भी दूर चला गया है। पिछले निकाय चुनावों में 11 में से 6 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर थी। ओवैसी की पार्टी वो दूसरे नंबर पर थी मेरठ में। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का जीत गया, लेकिन 1.25 लाख वोट मिलना ओवैसी की पार्टी को मायने रखता है, जबकि उसको यहाँ पर 5 से 10 हजार वोटों से ज्यादा कभी प्राप्ति नहीं होते थे। तो वो मामला ये है कि अखिलेश से मुस्लिम इस कदर रुष्ट था आजम खां के मामले में और कुछ ऐसे मामलों में, उसे ये लगता था कि ये मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात, उन्हें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनको मतलब सेंट्रल में बैठकर जो उनका अम्ब्रेला का काम कर सके। तो वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे अब उनका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस उस पर कितना इनिशिएटिव लेती है ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती अगर किसी का समीकरण बिगाड़ेंगी तो वो विपक्ष का समीकरण बिगाड़ेंगी, जितना भी बिगाड़ेंगी। वो सत्ता पक्ष का कोई समीकरण बिगाड़ेंगी नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष वाला उनके पास में वोट बैंक नहीं है। और दूसरी बात, हमारे साथ कौर जी बैठी हुई है, जानती होंगी, काशीराम जी का जो उदय हुआ था वो पंजाब से हुआ था और पंजाब में ऊंट ने एक बार कांग्रेस का सफाया कर दिया था। मिले तो उसे 2 से 3 हजार वोट थे। नकोदर कॉन्स्टिट्यूंसी थी एक, उसमें बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, जिले सिंह या उन्नाव सिंह कुछ ऐसे नाम था, वो हार गए थे और 500-700 वोटों से हार गए थे। 4,000 वोट के करीब काशीराम की पार्टी को मिले थे। तो वो सारा की सारा प्रोजेक्शन जो था वो एक दूसरी जगह से था और वो ये था कि दलित वोटों को कांग्रेस से अगर काट दिया जाए तो फिर ये कांग्रेस वहां पर कमजोर हो जाएगी, पूरे देश में कमजोर हो जाएगी। तो उसका अगर किसी को नुकसान, आज तक बसपा का किसी को नुकसान होता आया है उसके जन्म से लेकर अब तक, रिपब्लिकन पार्टी के जन्म और बसपा के जन्म से लेकर अब तक, तो वो कांग्रेस को होता है। तो उस नाते वो विपक्ष के लिए तो हानिकारक हो सकती हैं, भाजपा के लिए या एनडीए के लिए मुझे नहीं लगता वो ये उत्तर प्रदेश। लेकिन साथ ही साथ उनके खुद के अस्तित्व पर भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जिस तरह से एनडीए में कुछ दलित चेहरे गए हैं, इससे ये कयास लग रहे हैं कि बसपा का अस्तित्व ही खतरे में है और जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो सकता है। और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़े सियासी चेहरे जो एनडीए और इंडिया के साथ नहीं गए हैं, आखिर उनकी सियासत क्या कह रही है, कितना उनकी सियासत में दम रह गया है, ये भी तौलने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक पंडित। और हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं, कमलप्रीत मैम के पास लेकर चलना चाहेंगे। मैम, सुखबीर बादल और एसएडी, इनकी राजनीति जो है, पिछले दिनों में कुछ कयास लगे कि अब वो एनडीए में वापस जाएंगे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। यूसीसी का भी मुद्दा है, एनएसए का, कई मसले ऐसे हैं जिसमें पार्टी विरोध कर रही है बीजेपी का। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो पत्ते हैं, इनका जो कार्ड है, अभी तक खुला नहीं है। और क्या आपको लगता है, क्या आकलन है आपका कि एसएडी किस करवट जो है रुख करने वाली है? एनडीए में जाएगी, इसके ज्यादा कयास लग रहे हैं? देखिए, श्रोमणी अकाली दल का नेतृत्व बहुत साल प्रकाश सिंह बादल, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे, उनके हाथ में रहा है। और वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे।
उनका लोगों के साथ कनेक्शन और तरह का था। तो उनका कनेक्शन था, कहीं वो एक दादे की तरह थे, कहीं वो बाप की तरह थे, कहीं वो अपने हमर उम्र के साथ वो पार्टी वर्कर थे। वो कहते थे ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं है हमारे बीच में, मैं तो आपके जैसे कार्य करता हूँ। तो उनकी और मतलब सर भी जानते होंगे कि वो उनको कोई प्रश्न नहीं करता था। और वो जब भी किश्ती डगमगाती थी वो पता नहीं कैसे संभाल लेते थे। और लोगों को पता था कि पंजाब में बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बट कभी किसी ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि नहीं ये ऐसे कर ही नहीं सकते। तो वो शिरोमणि अकाली दल के बाद अब जो लीडरशिप आई है वो सुखबीर सिंह बादल के हाथ में। अब प्रकाश सिंह बादल हमेशा बहुत साल डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलते रहे कि ये क्या गांधी फैमिली ऐसे है। और फिर वो चुप हो गए क्योंकि उनका जो बेटा जब पॉलिटिक्स में आया, डॉटर इन लॉ पॉलिटिक्स में आई, डॉटर इन लॉ का ब्रदर आया, पूरा खानदान आ गया। देखिए अब उनकी पूरी डायनेस्टी शुरू हो गई, पर लोगों ने फिर भी उनको प्यार किया। अब आए शिरोमणि अकाली दल के लीडर आए हैं सुखबीर बादल, जो अभी तक अपने फादर की तरह उतनी रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर सके। हाँ, उनके पास कई लोग हैं जो उनके साथ हैं, बड़े लॉयल हैं। इस बीच हमारे साथ सुनील शुक्ला सर भी जुड़ चुके हैं। कमल मैम, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें तब तक। जी हाँ, तो अभी जो ग्राउंड वर्कर है वो इतनी ज्यादा सुखबीर बादल, सुखबीर सिंह बादल सनावर से हैं। वो एलीट माने जाते हैं। प्रकाश सिंह बादल ग्राउंड से उठे वर्कर थे, रस्टिक, ही वाज रस्टिक, धरती से जुड़े हुए थे। अब सुखबीर बादल जो प्रकाश सिंह बादल थे वो अपने दम पे पॉलिटिक्स में आए, उनको किसी ने हल्लाशेरी नहीं दी। सुखबीर सिंह बादल का जो पूरा पॉलिटिकल करियर है वो उनके फादर के, ही ओज इट टू हिज फादर। ऊपर से वो सनार स्कूल के हैं, थोड़े एलिटिस्ट हैं। हाँ, वो कोशिश बहुत करते हैं कि मैं बिल्कुल धरती से जुड़ जाऊं, लोगों से जुड़ जाऊं। बट अगर आप ये है जो लीडर जो शिरोमणि अकाली दल को अभी लीड करते हैं। अब उनके साथ उनकी एक कोठरी है जिसमें उनकी वाइफ आती है, ब्रदर इन लॉ आते हैं, साले साहब आते हैं, ऐसे करते हैं। अब जो शिरोमणि अकाली दल है ये catch-22 सिचुएशन में फंसा हुआ है जब से किसान आंदोलन हुआ है। तब उन्होंने बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ छोड़ दिया, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो उनका वोट बैंक हाथ से निकल जाता। आपको पता ही है किसान आंदोलन का। अब जब से बीजेपी कोशिश बहुत कर रही है पंजाब में अपना ग्राउंड बनाने का कोशिश कर रही है। अब जब तक शिरोमणि अकाली दल थोड़ा बहुत मतलब लग रहा था कि वापस भाजपा के साथ जाएंगे, ये फ्लड्स आ गए। अब आप लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी मतभेद चल रहा है कि जान के फ्लड्स लाए गए हैं, राजस्थान के रिवर्स उस तरफ खाली पड़ा है। अब पंजाब में एक नई लहर शुरू हो गई है, अब ये अगेन सेंटर के अगेंस्ट है। तो शिरोमणि अकाली दल बड़ा फंसा हुआ है कि अब हम क्या करें। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे ओपनली तो प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी आम पंजाब के आदमी ने भाजपा को माफ नहीं किया। दूसरा, अगर एनडीए के साथ जाए तो एनडीए का फर्म फुटिंग पे नहीं है। जी, आपने बड़ी बात कही कि आम पंजाब का जो नागरिक है उसने बीजेपी को माफ नहीं किया है और ये किसान आंदोलन के समय से ही केंद्र के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। और इसीलिए जो एसडी जो है अपने पत्ते अभी खोलने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंडिया के गठबंधन के साथ तो जा ही नहीं सकती है। एनडीए में जाने की जो अटकलें लग रही थी, इसे भी अभी कुछ ज्यादा बल मिलता नजर नहीं आ रहा है। सुनील शुक्ला सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शुक्ला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जो चेहरे बच गए हैं, केसीआर, मायावती, कुमारस्वामी, सुखबीर बादल, जगन मोहन रेड्डी हैं, ओवैसी हैं, इन सब चेहरों को अब किस तरह से देख रहे हैं? क्या आखिरी वक्त तक ये इंतजार करेंगे या फिर इस दौरान जो एनडीए है वो उन्हें अपने खेमे में खींचने की कोशिशें ज्यादा करेगी, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो ये कोशिशें नजर नहीं आती? सुनील सर। धन्यवाद नेहा जी। सवाल यह है कि अकाली दल को बीजेपी के साथ जा करके हासिल क्या होगा, राजनीतिक लाभ क्या है उसको? जी, उसका जनाधार बढ़ जाएगा,
उसके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, गवर्नेंस में उसको फायदा हो जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा। क्या मिल जाएगा उसे? कुछ नहीं मिलना है, बल्कि बीजेपी उनके सिर पे सवार हो जाएगी, उन्हीं के कंधे पर सवार होकर के राजनीति करेगी पंजाब में जी। उनको तो कुछ मिलना नहीं है। और बल्कि अगर जाती है तो नुकसान क्या है? किसान अलग नाराज होगा जो 1 साल तक हड़ताल में आंदोलन करता रहा, जो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। अकाली दल को कुछ भी मिलना नहीं। और अकाली दल के साथ जो व्यवहार किया है एनडीए सरकार ने 2019 के बाद से, वो सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ उनका तालमेल हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस ही उनको चुनौती दे रही है। जो पंजाब में चुनौती है लोकसभा के चुनाव में, वह आम आदमी की तुलना में ज्यादा कांग्रेस के साथ है जी। कांग्रेस का मत प्रतिशत आम आदमी की तुलना में बेहतर है वहां। तो आप उस इंडिया समूह में जाने का कोई मतलब नहीं होता, और इंडिया समूह उनको लेगा भी नहीं, क्योंकि आमने सामने खड़े हैं वो। अब अगर आप बात कीजिए मायावती जी अभी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, का बयान आ गया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। मुझे लगता है हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़े वो, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय लेती है तो वह केवल सरकार के दबाव में निर्णय होगा। ये कोई ऐसी पार्टी इस दौर में अकेले लड़ने का चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है तो उसकी दशा वही होगी जो जनता दल एस की कर्नाटक में हुई है। उसका ढेर सारा मतदाता छोड़ के चला जाएगा। उसके साथ बांधे रख ले बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि मतदाताओं में भी सरकार को चुनने या सत्ता से बेदखल करने दोनों तरह के भाव हैं। वो क्या करेगा आने वाला समय बताएगा जी। मायावती जी अगर इंडिया समूह के साथ जाती हैं तो मुझे लगता है कि उनका एक स्वाभाविक सा वो चयन हो सकता है। अगर वो बीजेपी के साथ जाती हैं तो बीजेपी बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है जो उनका साथ छोड़ देगा, और खासतौर से अल्पसंख्यक मतदाता जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होता रहा है वो तो बिल्कुल इनका साथ छोड़ के चला जाएगा, और उसने 2022 के चुनाव में दिखाई ही पड़ा हो। ऐसे में सुनिए सर, ये जो माहौल बन रहा है, जो भी नेता अगर जिस भी किसी दबाव में है, चाहे वो केसीआर किसी दबाव में है या फिर जगन मोहन रेड्डी किसी दबाव में है, मायावती किसी दबाव में, लेकिन ये ऐसा वक्त है कि एक सहानुभूति मिलने लग रही है। जितनी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी दलों के नेताओं के करप्शन केसेस को लेकर, एक सिंपैथी फिर भी जनता का मिल रहा है। ऐसे में मायावती अगर कुछ ऐसा सख्त कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़े नेता के रूप में उभरने का फिर से मौका भी मिलता नजर आ रहा है। क्या इस अंदाजे को वो लगा नहीं पा रही है, या फिर कुछ और बड़ी फजीहत है जिससे वो खतरा रही है? नहीं, बिल्कुल सहानुभूति मिलेगी, और मिला है। आप लालू यादव को देख लीजिए ना जी। लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए, वो जेल गए, न्यायालय ने उनको जेल भेजा, उन्होंने सजा भुगती, आज जमानत पर है। लेकिन सहानुभूति क्यों मिलने लगी उनको? क्योंकि रोज नए नए केस निकाल करके अलग अलग मुकदमे दायर करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे, और उन्हीं तरह के मामलों में जो अन्य लोग शामिल रहे होंगे उनको अलग तरह से आपने ट्रीटमेंट दिया जी। तो ये लगने लगा लोगों को कि इस आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है। और आप देख लीजिए कि जो पिछला विधानसभा का चुनाव था उसमें आरजेडी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, सबसे ज्यादा मत हासिल किया जी। और अगर कुछ सीमांचल में AIMIM के लोग अगर चुनाव कुछ इनका हस्तक्षेप न हुआ होता तो आरजेडी अपने बुद्ध सरकार बना लेती, यानी गठबंधन सरकार बना लेता कांग्रेस का और वामपंथी दलों का और आरजेडी का, इसी चुनाव में जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने जी। जो अब छोड़ दिया उन्होंने बीजेपी का साथ, तो बिल्कुल मिलती है। लेकिन आप लड़ते हुए दिखे, अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपके साथ सहानुभूति नहीं होगी जी। पर वो लड़ती हुई नजर नहीं आती, ऐसे में जो उनका काडर है वो लड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और इसीलिए उनके मतदाताओं में सेंध लगा ले रहे हैं लोग। आप देखिए जो चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने भीम आर्मी सेना बनाई है, उन्होंने उनके मतदाताओं के युवा वर्ग में अच्छी खासी दखल कर लिया। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए और इंडिया के बाद जो दल बच गए हैं उनकी सियासी जो राह है वो किस तरह जाती हुई नजर आ रही है। हमने एसआईडी के बारे में थोड़ा समझा, मायावती के भी कदमों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, केसीआर के कदम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला सर बने हुए हैं, हरि जोशी सर बने हुए हैं, कमलप्रीत कौर बनी हुई है। सुनील शुक्ला सर, मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। चंद्रशेखर आजाद जो है वो कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ चेहरा उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है, और अभी हाल ही में उन पर
पर जो हमला हुआ था, इसके बाद एक सिंपैथी उनको मिल रही है कि आखिर वो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश प्रदेश में की जा रही है। मायावती का जो वोट बैंक है उसमें एक कितना सेंध मारते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मायावती जी आज भी दलित समुदाय के सर्वाधिक आदरणीय नेता हैं, सर्वाधिक सम्मानित नेता हैं जी। दलित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। जो सामाजिक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया या काशीराम जी ने खड़ा किया, उसके कोई भूल नहीं सकता। उनका समूह, खासतौर से उनका समर्थक वर्ग है जी। लेकिन पिछले दिनों के दौरान जिस सरकार के आने के बाद, एनडीए की सरकार, खासतौर से मोदी सरकार के आने के बाद जो उसकी निष्क्रियता उनकी बढ़ी है, इससे उनका जो मतदाता वर्ग है वो निराश हुआ जी। और जब वह, अगर आप विरोध की राजनीति करती हैं या तो आप सत्ता के साथ चले जाइए, कोई समस्या किसी को नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप विरोध की राजनीति करती हैं तो विरोध की राजनीति के करते हुए आपको दिखना चाहिए, जो मायावती जी नहीं दिखती। परिणाम क्या हुआ कि उनके मतदाताओं में लोगों ने सेंध लगानी शुरू की और चंद्रशेखर आजाद ने इस वर्ग के युवा वर्ग में अपनी दखल कर ली जी। वह ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जहां पे अगर किसी दलित के साथ कोई किसी तरह का अपराध हुआ हो, वहां मौजूद न हुए, जेल लाठियां न खाई हो, जेल गिरफ्तारी न हुई हो, तमाम तरह के हमले उनके ऊपर न हुए हो, लेकिन उन्होंने वो अपने आप वो संघर्ष करते हुए दिखे जी। और उन्होंने अपने को युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया, उस समुदाय के लोगों, और यह कहा कि बिना संघर्ष के हमें कुछ मिलना नहीं है। तो बीजेपी के विरुद्ध खड़ा होने की वजह से जो उनका मतदाता वर्ग है, उनका समर्थक वर्ग है, वह उनके साथ जुड़ा और यह जुड़ाव दिखाई पड़ा। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलितों ने गैर भाजपा दल समूहों के साथ अपने आप को जोड़ लिया, मतदान भी किया उनके पक्ष में, जबकि 2014, 2019 और 2022 दोनों में नहीं दिखाई पड़ा था। तीनों चुनावों में दलित या तो बीजेपी को वोट लोगों ने दिया मायावती जी के कहने पर। मायावती जी ने भी तो कई जगह पे कहा कि अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो आप बीजेपी को जिता दीजिए। इस संदेश ने बीजेपी बहुजन समाज पार्टी का बहुत नुकसान किया कि उनके अपने समूह के अलावा जो अन्य वर्ग था, खासतौर से जो अल्पसंख्यक वर्ग था, उससे उनका साथ छोड़ा और मत प्रतिशत बुरी तरह से गिरा और एक सीट के और एकमात्र सीट पे विधानसभा के चुनाव में जीत पाई, और वो भी सीट बहुजन समाज पार्टी की सीट नहीं है, बल्कि जो उमाशंकर सिंह चुनाव जीते हैं उनकी जीत है। यही स्थिति आप ये लगातार हालात बनते चलेगा। आज भी स्थिति वही है। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल, आप सोचिए ना, आप ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं सबको पता है। ओवैसी साहब की राजनीति यही है कि जो करते हो बीजेपी को फायदा है उससे। आप ऐसे जगहों पे राजनीति करने चले जाएं जहां पे आपका कोई संगठन न हो, कोई जनाधार न हो, कोई समर्थक वर्ग न हो, केवल समूह के नाम पर आप चले जाते हैं, आप मतों का विभाजन करते हैं और सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाते हैं। तो जो इंडिया दल समूह है वो क्यों बुलाएगा आप? बिल्कुल। और अगर आप खुलेआम चले जाते हैं एनडीए के साथ तो जो कुछ बहुत आपका बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। अब आप वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लीजिए, जगन रेड्डी साहब की। जगन रेड्डी साहब भी अगर खुले तौर पर बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या उनको अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ छिटकने का अंदेशा नहीं है? टीडीपी क्यों नहीं चली जा रही है? टीडीपी का वो दिन याद कीजिए जब इन्होंने एनडीए सरकार का समर्थन किया था, वो किस तरह से अपने आप को बचाए हैं। अब्दुल कलाम साहब के जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, उनको समर्थन देकर के लोगों के बीच में अपनी गैर सांप्रदायिक राजनीति को वापस ले पाए। तो अगर आप अपने मतदाताओं को, आपकी राजनीति केवल विभाजन की राजनीति तो नहीं हो सकती। अगर आप विभाजन की राजनीति करने के लिए तैयार हैं और अपने जो जन समर्थन है उसमें भी बड़े समूह को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप उस समूह के साथ जा सकते हैं जहां पे आपको ये लगता है कि उनके जाने से भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन न तो टीडीपी रिस्क ले सकती है, न वाईएसआर कांग्रेस रिस्क ले सकती है। और जिन लोगों ने रिस्क लिया उनको आपको आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कितना नुकसान हुआ है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में आप राजभर साहब को देख लीजिए, राजभर चले गए तो बीजेपी में, लेकिन जो उनका अल्पसंख्यक समुदाय है वोटर, वो आज उनको छोड़ के चला जाएगा। जो आप वोट का प्रतिशत उनका कितना गिरेगा आप देख लीजिए कि जो 3-4 जिलों में जितने प्रभावित रहे हैं, तो क्या आप एक जात, एक समूह, एक वर्ग के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते? आप राजनीति भले बने रहे, चुनाव जीत नहीं सकते हैं। आपको 2-3 वर्गों का समूह इकट्ठा करना पड़ता है और स्वाभाविक रूप से जो लोग आपके समर्थक हैं
मतलब ओम प्रकाश राजभर एक सामाजिक आंदोलन की राजनीति करते हुए उभरे हुए हैं, और ध्रुवीकरण की राजनीति की तो पैदाइश है नहीं जी। और आप सामाजिक आंदोलन के जो मानक हैं, जो काम तरीका करने का रीत नीति है, उसको अगर आप छोड़ करके किसी दल विशेष के साथ जाते हैं तो आपको अपने समर्थकों का नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, यही जी, मुझे लगता है कि सुनील शुक्ला जी का संपर्क हमसे टूट चुका है। हम हरि जोशी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आ गए हैं वापस। जी, हरि जोशी सर, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी जी, बात पूरी कर ले। बात मैं पूरी कर दूं कि मुझे ये लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो अभी बचे हुए राजनीतिक दल हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। आप ये सोचिए ना, बीआरएस को क्यों कांग्रेस बुलाएगी अपने पास, या जो इंडिया जल समूह है क्यों बुलाएगा? तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं। तो अगर आप नहीं, पर सुनील सर, पंजाब में भी तो यहाँ पर दिखता है, जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है, ये आमने सामने है। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है टीएमसी कांग्रेस की। नेहा जी, बिल्कुल आपका कहना सही है जी, कि पंजाब में जो मुख्य संघर्ष है वो अकाली दल और कांग्रेस के बीच में है, और आम आदमी पार्टी की तुलना में जो मत प्रतिशत है वो कांग्रेस के पक्ष में है लोकसभा के चुनाव में। जी, अब आंकड़े देख सकते, पंजाब की स्थिति अलग। अभी एक नई इंट्रेंस है आम आदमी पार्टी की। पंजाब की परंपरागत पार्टी है कांग्रेस, और लोगों के बीच में उसका एक जन समर्थन है। लोग 1984 भूल चुके हैं, अब वो स्थितियां नहीं है। लोग चाहते हैं कि एक नई तरह की राजनीति हो। अब आप लोगों के सामने 1984 की तुलना में यह जो किसान आंदोलन है वो ज्यादा सामने है कि आपने किसानों के साथ क्या बर्ताव किया। जी। ये अकाली दल के नेता छोड़ के चले गए, मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कौन सा बर्ताव किया आपने उनके साथ? पंजाब की स्थिति वो नहीं है जो भी तेलंगाना की है। और तेलंगाना में राहुल गांधी ने जाकर के ये भाषण दिया था अपने भारत छोड़ो यात्रा के दौरान, आप याद कीजिए कि यह भ्रष्टम सरकार है इस देश की। भ्रष्टाचार के ऊपर तीखे हमले किए थे उन्होंने। जी। आप जब आप या तो आप हो जाइए कि जैसे बीजेपी ने मेघालय में जाके कहा कि ये देश की सबसे भ्रष्टम सरकार है, और उनके साथ सरकार ही बनवा लीजिए, आप उनके मंत्रिमंडल में आप शामिल हो जाइए। और या तो आप एक राजनीति कर लीजिए कि जिस राजनीतिक दल की, जिस सरकार के ऊपर आप भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, उससे आप दूरी बना के रखिए। जी, दोनों चीजें आप, कांग्रेस ने वो दूरी को अपने साथ रखा है और एक बड़ी चुनौती पैदा किया है। और आप याद कीजिए, अभी हाल में तेलंगाना में जो राहुल गांधी की सभा हुई, मतलब देश में हाल के दिनों में जो सभाएं हुई है राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं के, उनमें सफलतम सभा हुई है। वो एक माहौल बनाया है कांग्रेस ने बीआरएस के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि बीआरएस को आमंत्रित करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हरि सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हरियाणा में आईएनएलडी, इंटरनेशनल लोकदल को किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि इनेलो से टूटकर जेजेपी जो है वो एनडीए में शामिल हुई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो ये कहते हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी भी गठबंधन की बात से दोनों ही अलग थलग पड़ते हुए भी नजर आते हैं। हरि जोशी सर, मैं समझना चाहूंगी कि इनेलो किधर रुख कर सकती है, क्या ये इंडिया के साथ जा सकती है? देखिए, दोनों तरफ उनके साथ मुसीबत है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। हरियाणा में जहां तक समझने की स्थिति है वो ये है कि वहां किसान वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा सत्तारूढ़ दल से नाराज है, और आज अगर वहां चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी को अपनी ग्राउंड पोजीशन मालूम है। तो वो हरियाणा में उनके लिए चौटाला एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उनके लिए जाट समुदाय के वोटों को कुछ ले आए। लेकिन कितना ये संभव हो पाएगा आज की तारीख में, कितना नहीं हो पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन वहां हरियाणा में एनडीए के लिए मुझे कोई बहुत सुनहरा अवसर अभी तक नजर नहीं आता, और जोड़ तोड़ क्या होती है ये भविष्य के गर्भ में पता चलेगा। जी जी, बिल्कुल। नवीन पटनायक की भूमिका को क्या आंकते हैं? क्या वो ऐसे ही नगण्य रहकर जो है, या फिर एनडीए की तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है? नवीन पटनायक का अपना सीधी सी राजनीति है, वो सत्ता के साथ रहते हैं। जो केंद्र में सरकार होती है वो उसके साथ होते हैं, इसलिए उनको उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं है।
और उनका वहां पर अपना है, लेकिन इस बार उनके आदिवासी वोटों में थोड़ी सेंधमारी होगी, और वो सेंधमारी जो होगी वो भाजपा के द्वारा संभव नहीं है। वो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस कुछ आदिवासी वोटों में उनके सेंध लगा सकती है इस बार, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो किसी भी खेमे में जाएंगे नहीं, ना एनडीए में जाएंगे ना वो इंडिया में जाएंगे। उनकी अपनी उड़ीसा की राजनीति है और वो वहां बरकरार रहेंगे। इसी तरीके से देखिए, अभी ओवैसी का जिक्र आया था, ओवैसी ने कहा है कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया। साफ सीधी सी बात है कि क्यों बुलाया जाएगा आपको? भाई आप अगर कहीं पर विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे तभी तो विपक्षी दलों के गठबंधन में आपको बुलाया जाएगा। अब जब आप विपक्षी दल जैसा व्यवहार आपका नहीं है, आपका जो लाभ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर मिलता है, जब आपको वोट मिलते हैं, तो फिर उसे विपक्षी दल क्यों अपने साथ एक रखना चाहेंगे? कांग्रेस वो मूल वजह कांग्रेस है, वो मूल वजह कांग्रेस है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि समूचे देश के मुसलमानों का जो झुकाव है वो अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस की तरफ, देखिए बड़ा सीधा सा है, जो माइनॉरिटी है उसकी समझ में एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर आ गई है कि कोई भी क्षेत्रीय दल उनकी जो है हितों की रक्षा नहीं कर सकता। वो जो भी करेगा वो केंद्र में बैठा हुआ होगा, और केंद्र में कोई भी क्षेत्रीय दल बिना कांग्रेस के नहीं पहुंच सकता। कांग्रेस अकेले तो पहुंच सकती है किसी दिन, लेकिन और किसी दल की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो केंद्र में सत्ता में आ जाए। तो उनका, वो जानते हैं कि उन्होंने देखा है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार होने के बाद और जहां जहां डबल इंजन की सरकार बनी वहां कैसे बुलडोजर चले हैं और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो उनको लगता है कि उनका जो है वो अभी कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव इसलिए ज्यादा बड़ा है। तो ये कांग्रेस को फायदा होगा, और कांग्रेस जैसे ही जितनी मजबूत दिखाई देगी उतना ही मजबूती के साथ एकजुट होकर माइनॉरिटी वोट कांग्रेस पर शिफ्ट होगा। ये भी बात है, और अखिलेश इस बात को समझ गए, इसलिए अखिलेश ने बीच में जिस तरीके से थोड़ा बहुत उनके बयान आते थे, वो कभी केसीआर के पास चले जाते थे, कभी चले जाते थे, लेकिन अभी जैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बदलाव हुए हैं और उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की खबरें आई हैं कि इनके भी कुछ विधायक और सांसद वहां खिसक सकते हैं, दारा सिंह चौहान अभी खिसक भी गए हैं, तो उन्हें लगा है कि नहीं, वो लोग एक अम्ब्रेला तो मतलब बनाना ही पड़ेगा, एकजुट तो होना ही पड़ेगा, और वो फिर अब वहां पर चले गए हैं। जैन को तोड़ने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है जी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है वो जाट प्लस मुस्लिम बनकर बहुत सारी सीटों पर उनको डिफीट करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले 93 के दंगों में, मुजफ्फरनगर के दंगों में मुस्लिम वोट बीजेपी की, वो सॉरी जाट वोट जो है बीजेपी की तरफ खिसक के आया था, लेकिन पिछले चुनावों में वो उससे शिफ्ट होना शुरू हो गया, और वो निश्चित तौर पर जैन के पास में वो काफी बड़ी मात्रा में वो जाट समुदाय का वोट है वो, और माइनॉरिटीज और कुछ ओबीसी अगर मिल जाते हैं तो वहां बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। जबकि पश्चिमी ने इस पिछले चुनावों में ही उन्हें 9 सीटों का नुकसान हुआ था। 19 के चुनावों में जब इतनी बड़ी लहर चल रही थी मोदी जी की, तब भी उन्हें 14 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ था। तो ये जैन जो है वो उनको अपने पाले में बार बार लाने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में खबरें आती हैं, मीडिया खबरें प्लान करता है कि जयंत जो है उनका बातचीत फाइनल हो गई है, वो जाएंगे। उसके बाद पता चलता है कि जयंत बेंगलुरु बैठे हुए हैं। एक दिन खबर आती है तो जयंत की मिसेज है चारू, वो फिर ट्वीट करके उसका खंडन करती हैं कि नहीं, वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो सीधी है। ये अफवाहों का दौर तो अब और भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोशी सर, एक अफवाह ये भी है कि नीतीश और लालू दोनों नाराज हो गए इंडिया नाम जो दिया गया है गठबंधन को, तो ये भी एक तरह की अफवाह जो है चल रही है कि नीतीश लालू दोनों नाराज हो गए और कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया नीतीश का जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव था। देखिए ऐसा है, लालू जो है, लालू और कांग्रेस का फेविकॉल का गठबंधन मानिए आप, फेविकॉल का जोड़ है वो आज तक एक बार के अलावा वो लालू हिले नहीं है, और जब हिले थे तो उन्होंने नुकसान भी देखा।
वहां वो लालू के साथ एक चीज है कि लालू जिसके साथ है उसके साथ हैं, और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो पलटू राम है, लेकिन अब तो पलटने के लिए जगह भी नहीं है उनके पास में जी। अब तो वो क्या कहते हैं, उनका स्थिति है कि एक सिंगल बेड पर दोनों हैं, पलटेंगे कैसे? जी लेने का तो दोनों पे कोई चांस लगता नहीं है मुझे। और ये देखिए खबरें जो है वो जो प्रायोजित मीडिया है उसके द्वारा बहुत सारी खबरें प्लांट की जाती हैं। कमल में चले गए, थोड़ी बहुत नाराजगी घर में अगर दो बर्तन है तो वो आपस में खटकते हैं, वो कुछ छोटी बहुत ही बात हो भी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कहीं जाएंगे या लालू कहीं जाएंगे इस गठबंधन को छोड़कर। जी कमल में मैं क्योंकि समय बहुत कम शेष रह गया तो मैं समझना चाहूंगी ये जो तमाम दल है क्या इनको वोट कटुआ पार्टी की तरह ही देखा जाएगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं, और अगर वोट कटेंगे तो सिर्फ इंडिया के कटेंगे, एनडीए के नहीं? अच्छा कमल जी से एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं कि जो पिछली बार केजरीवाल की जीत हुई थी उसमें डेरे वाले जो वोट थे उनका बड़ा योगदान बताया जाता है, और डेरे वालों पर भारतीय जनता पार्टी का काफी होल्ड है, क्योंकि जो उनके डेरा प्रमुख हैं वो उनकी ग्रिप में रहते हैं। तो वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं आ नहीं रही थी और कांग्रेस वहां पर जीत ना जाए, इसलिए उन्होंने वो सारा की सारा आपको ट्रांसफर करा दिया। ऐसी खबरें बीच बीच में छनकर आती रही हैं। तो क्या ये लोकसभा चुनावों में भी यही स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी वहां पर इन्हें रोकने के लिए क्या ऐसा कर सकती है? किसको करेगी वो ट्रांसफर? देखिए जी, अभी तक आपका जो सपोर्ट बेस है वो तो पता लग गया है कि आम आदमी जो भ्रष्टाचार से बहुत परेशान था वो और मिडिल क्लास जो आम आदमी है वो इसका सपोर्टर है जी। बट केजरीवाल के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में इतनी मिक्स्ड रिपोर्ट है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि इनकी राजनीति क्या है। क्या ये भ्रष्टाचार, क्योंकि इनमें आपको पता ही है सब आपस में भी जो इनके लीडर्स है 4-5 उनमें भी बड़ा मतभेद है, और आपस में बड़ी छोटी सी ये पार्टी अभी रिसेंट इसका बर्थ है, और अभी कुमार विश्वास और वो जो जेएनयू के हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है उनमें जो पार्टी छोड़ गए स्वराज पार्टी के फाउंडर योगेंद्र यादव, स्वराज पार्टी के फाउंडर, मतलब बहुत ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये पुरानी पार्टी है, परंपरागत। एक लाइन में मैं समझना चाहूंगी कि वो वोट कट, ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, जो ये ऐसे चेहरे हैं जिन पे नजरें बनी हुई है, क्या ये वोट काटेंगे इंडिया का? मैं ये कह रही हूँ कि पंजाब में अभी कोई ऐसा लीडर बचा ही नहीं है जिसके पीछे सब लग जाए। रादर नेशनल लेवल पे मुझे लगता है कि कोई आप मेरे साथ बड़े दिग्गज पॉलिटिकल ये जर्नलिस्ट बैठे हैं, लीडर्स होते थे जैसे देवीलाल, लीडर्स थे जिनके पीछे सबको लगना पड़ता था। ऐसे मतलब देवीलाल जैसे और बहुत लीडर्स हैं, ऐसे लीडर की कमी है जी पंजाब में। एक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टावरिंग फिगर, ना नेशनल लेवल पे है ना रीजनल लेवल पे है, जो कहीं ना कहीं जो देश की जो सियासत है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष की जो सियासत है वो नेता की ना बनकर बल्कि जनता की आवाज, मुद्दों की आवाज बनकर ज्यादा दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया जी, आप बात पूरी कर लीजिए एक लाइन। मैं इसमें यही कहती हूँ कि एट द मोमेंट देयर इज ड्राउट ऑफ लीडरशिप, कि एक कभी है, ड्राउट है कि लीडरशिप, अभी इतना बड़ा कोई दिग्गज लीडर नहीं आया है जो पूरी ऑपोजिशन को यूनाइट कर सके जी, और उसकी कमी जरूर खल रही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी समाप्त करने के लिए इस तरह से। सुनील सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जोशी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कवलप्रीत मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्ट्रेट टॉक में आए, और आपकी मदद से मैंने और हमारे दर्शकों ने ये समझने की कोशिश की है कि केसीआर और सुखबीर बादल, मायावती, ये तमाम ऐसे जो चेहरे हैं, कुमारस्वामी, ओवैसी, ये क्या रोल प्ले करेंगे। ज्यादातर का जो झुकाव है, इंडियन नेशनल लोकदल ही ले लीजिए, ज्यादातर का जो झुकाव है कहीं ना कहीं एनडीए के खाते की तरफ या फिर उनके दबाव में दिखता है।
लेकिन इंडिया मजबूती से आगे बढ़ने की बात कर चुका है और देश की जनता जो है अभी भी एक नेता की विपक्ष की तरफ से आस लगाए बैठी है कि आखिर वो चेहरा कौन सा होगा। लेकिन राहुल गांधी पे कहीं ना कहीं आकर ये उम्मीदें बार बार टिकती हैं। हालांकि इससे कतराती हुई इंडिया नजर आ रही है। मायावती की स्टेटमेंट ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी खेमे के साथ फिलहाल जाने के मूड में नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव के लिए हर आए दिन, हर गुजरते दिन के साथ समीकरण बदलने के भी पूरे आसार हैं। इसलिए आज हम जो कह रहे, हो सकता है यही नेता कल को कुछ और कह दे और उस पर भी हम फिर से स्टेट टॉक पे बैठकर चर्चा करें, उसे समझने की कोशिश करें। तो लगातार हर अपडेट और उस पर मुद्दों पर बातचीत, चर्चा के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार।